Okay, we are doing variation of variation with frequency. We are first graph is XL inductive reactance with omega, or you can say F. So you know the formula is no, it's formula is X is equal to omega L. So directly proportional graph will be like this, correct? And if I have to draw XC versus F या omega, what is the formula here? 1 upon omega C. Graph will be this, है ना? Correct? If you want to see Z का variation with omega, तो कैसे करें? Variation of Z with frequency. इसको कैसे करते हैं पता है क्या? इसको ऐसे करते हैं हम लोग कि so this is your XL, this is your XC, right? है ना? तो XL माइनस XC का वैल्यू तुम देखो कैसे कैसे वेरी कर रहा है ना? ये तुम्हारा XL माइनस XC, राइट? है ना? ठीक है, इक्वल हो गया, ओके? देखो यहाँ बढ़ जा रहा है ना? तो ये XL माइनस XC है, समझ में आ रहा है क्या जो मैंने बनाया है? Because this is XC का ग्राफ, राइट? This is XL का ग्राफ, है ना? तो XL माइनस XC is this येलो लाइन, है ना? एक ही बात होती है ना, वैल्यू अपने, ठीक है, ओके? तो Z में बिकॉज क्या बोलते हैं, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस द स्क्वायर, राइट? तो दैट इज फाइन, ओके? तो दिस इज द वेरिएशन दैट वी हैव, और आर तो कांस्टेंट है, तो आर का टेंशन नहीं लेना, तो सिर्फ एक्सेल माइनस एक्सी का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, इजंट इट? ओके, विद फ्रीक्वेंसी, है ना? तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। अच्छा, यहाँ ये इक्वल कब होगा, पहले वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इक्वल, ये इक्वल वाला सिनेरियो, एक्सेल इक्वल टू एक्सी वाला सिनेरियो। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एट दिस मोमेंट? इसको लोग बोलते हैं एफ नॉट, ओके? व्हाट इज दैट वैल्यू? कैन वी गेट दैट वैल्यू? है ना, इट विल बी omega L will be equal to 1 upon omega C, and that means omega square is 1 upon LC, so omega is 1 upon root of LC, ठीक है? And we can say therefore F, या इसको omega naught बोलते हैं लोग, F naught will be 1 upon 2 by root of LC. Later we'll see that this is a very special frequency, okay? And at this frequency we can say that कि जो impedance है वो क्या होगा? जो impedance है it is equal to R. That means circuit is purely resistive. Circuit is purely resistive. Resistive nature होता है, isn't it? Circuit is resistive in that, है ना? XL, अगर XL बड़ा है तो इंडक्टिव होता है, XC बड़ा है तो कैपेसिटिव होता है, ठीक है? यहाँ पे this is a resistive behavior. That means at this moment E and T, E and IT will be in phase, right? In phase जाएगा, वो समझ में आ रहा है क्या? Any questions यहाँ पे? ठीक है, तो you know that F naught. Later we'll call this as resonant frequency, okay? और रेजोनेंस समझने के लिए थोड़ा आपको एलसी ऑसिलेशन समझना पड़ेगा, ठीक है? तो वहां पे भी आ जाएंगे, बट इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लोग बोलते हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंस देखो, ऐसे ग्राफ देखो ऐसे बनता है, ग्राफ है, इट विल गो लाइक दिस, ऐसे टाइप्स, थोड़ा ये शार्पर है और थोड़ा ब्रॉडर है, ठीक है? एंड दिस इज Z इज इक्वल टू R एंड फ्रीक्वेंसी इज F नॉट, विच इज 1 upon 2 by root of LC. Any questions here? है ना, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, देखो स्ट्रेट लाइन है, हाँ, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए ग्राफ, थोड़ा और अच्छे से बनाया कर, तो थोड़ा एक्यूरेट बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ग्राफ विल गो थोड़ा बेटर बनाते हैं, रुको, should go like this, नीचे हो गया, ऐसे टाइप्स, ऐसा टाइप्स, इट्स नॉट पैराबोला, ठीक है? इट्स नॉट पैराबोला, ठीक है? तो ये तुम्हारा मतलब ये ऐसे है, ठीक है? एंड देन ऐसे, मतलब लाइक दिस
then like this. थोड़ा ये वाला थोड़ा ब्रॉड आता है इस टाइप में, थोड़ा ये शार्पर है, कम कम वैल्यू हो रहा है, ठीक है, एंड देन यस, समझ में आएगा, ठीक है। तो ये अभी भी ढंग से नहीं बना है एक्चुअली, हैव टू डू लाइक दिस, ऐसा कुछ, दिस इज अ शार्पर, ठीक है। ओके, दिस इज थोड़ा बेटर एक्चुअली, ओके, बेटर डायग्राम, समझ में आएगा? एनी क्वेश्चंस? ओके, ठीक है। One second, I just want to what's this? One more thing you should understand guys in this graph कि यहाँ देखो, यहाँ पे ये पार्ट में, सर्किट के ये वाले पार्ट में जब फ्रीक्वेंसी लेस है, सर्किट इज मोर कैपेसिटिव, है ना, यहाँ पे इट विल बी कैपेसिटिव, करेक्ट, सर्किट इज कैपेसिटिव हियर बिकॉज फ्रीक्वेंसी लेस है, ठीक है, तो एक्सटी बड़ा हो जाएगा, isn't it? ठीक है, ये एट दिस पॉइंट सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, isn't it? ओके, और यहाँ पे क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसीज में एक्सएल की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, सर्किट विल बी इंडक्टिव। ये भी समझना बहुत जरूरी है ना। आई होप दिस इज थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, फटाफट थोड़े और चीजें देख लेते हैं। ओके, हमने ये वर्ड सुना है चोक कॉइल। चोक कॉइल का फंडा क्या है कि वी हैव डिस्कस दिस थोड़ा सा, जैसे ट्यूबलाइट्स तो होते हैं, उसके साथ हम यहाँ पे चोक लगाए थे, ठीक है। तो जो चोक कॉइल है उसका काम क्या पता है क्या है कि हम उसको यूज तो एसी में करेंगे, isn't it? ओके, तो इसको जो वोल्टेज चाहिए होता है इट इज लेस देन 220 वोल्ट्स। तो हमने चोक कॉइल इसलिए रखा है, ठीक है, टू रेड्यूस वोल्टेज, ओके, बट वी डोंट वांट विथ नो या मिनिमम पावर लॉस कम से कम चाहिए, ठीक है। तो ये चोक कॉइल होता क्या एक्चुअली, इफ आई जूम दिस, इट इज बेसिकली एलआर सर्किट, बस और कुछ नहीं। तो एलआर सर्किट को चोक कॉइल बोलते हैं, समझ में आया क्या? एंड एलआर सर्किट, यू नो दैट इफ आई हैव अ टिपिकल एलआर सर्किट, व्हाट इज द इंपीडेंस का फॉर्मूला? व्हाट इज इंपीडेंस हियर? क्या होगा? Z will be root of R square plus XL square, isn't it? है ना? तो हम क्या करते हैं देखो, और तुम्हारा जो ये जो बनेगा तुम्हारा, ओके, ये अगर करंट है तो दिस विल बी योर EMF, isn't it? ओवरऑल EMF will be like this is phi, करेक्ट। एंड जो पावर का फॉर्मूला हमें लिखा था, इट वाज ERMS IRMS cos phi, ठीक है। तो पावर लॉस कम करना है, ठीक है, दैट मींस cos phi का वैल्यू कम करना है, isn't it? है ना, ठीक है, ओके। और cos phi कम से कम होगा तो कहते पावर लॉस कम होगा, isn't it? ठीक है, ओके। और एंड दैट इज पॉसिबल, हाउ डू वी डू दैट? यहाँ पे, ठीक है, वी ट्राई टू यूज इंडक्टेंस मोर, ठीक है। जितने ज्यादा इंडक्टेंस यूज करोगे, रिमेंबर मैंने बताया था वहां पे कि सेल्फ इंडक्टेंस का फंडा क्या होता है, इट विल ट्राई टू रिड्यूस द ओवरऑल वोल्टेज ऑफ सर्किट, है ना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को कंज्यूम नहीं करेगा, समझ में आया क्या? ठीक है। और ये रेजिस्टर क्या करता है, ये पावर डेसिपेट करता है, एक्चुअली, समझा ना। तो पावर ना ज्यादा किसके साथ, रेजिस्टेंस के, जितना ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा उतना ज्यादा पावर डेसिपेशन होता है, इज मेकिंग सेंस, ठीक है, ओके। तो वी ट्राई टू डू दैट, हम लोग क्या करते हैं इसमें, सिंपली हम मेक श्योर करते हैं कि एक्सएल का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो एज कंपेयर टू आर। इफ यू हैव मोर इंडक्टेंस देन रेजिस्टेंस, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, इंडक्टेंस, देखो एक्सएल बड़ा है तो जेड अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है, जेड बढ़ेगा तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट मोर रेजिस्टेंस इन सर्किट। एसी में रेजिस्टेंस जेड ही है ना, ठीक है, ओके। तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिले तो ओवरऑल वोल्टेज अपने आप रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ट्यूबलाइट है, उसको कम वोल्टेज चाहिए होता है, तो आराम से चोक कॉइल की वजह से क्या होगा, जेड इज वेरी हाई, विल रिड्यूस द वोल्टेज टू द वैल्यू दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड वी आर ट्राइंग टू अचीव दैट नॉट विद द वैल्यू ऑफ आर, वी आर ट्राइंग टू अचीव विद द वैल्यू ऑफ एक्सएल, समझे। तो आर भी कम है, ठीक है, तो हमारा जो डेसिपेशन ऑफ द पावर का वो भी कम आता है, समझा ना। तो सिंपल सा मैकेनिज्म, कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। एक और चीज समझना आपने को यहाँ पे,
Yes. When you said power factor is 1, that means it's the most efficient number. When you lower the value, doesn't it increase the मतलब power? वैसे बस फिर से बोले तुम तो मैं इसमें बनाई से मतलब आई एम सेइंग इट शुड बी क्लोजर टू 1, मतलब वैसे ही होना चाहिए, है ना? ठीक है, क्लोजर टू 1 लाना है अगर, ठीक है, cos phi is r by z ना, ठीक है, ओके, सो इफ योर z का वैल्यू इंक्रीजेस, ओके, सो cos phi का वैल्यू विल reduce, राइट, है ना? ठीक है, think about it. Okay, I'll come back after. सोचो ना, चलो, हाँ सोचो, है ना? मेरे क्वेश्चन समझ में आया तुम्हारा, बट आई थिंक पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है यहाँ पे। स्टेट बढ़ेगा तो तुम्हारा ये तो बढ़ेगा ही, cos phi तुम्हारा कम हो जाएगा, cos phi कम होता है पावर लॉस कम हो जाएगा, ओके, ठीक है, टॉक अबाउट इट। आई थिंक वी आर स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट, ओके। यहाँ पे ना क्या हो रहा है बताए, वो कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा ओवरऑल सर्किट के पर्सपेक्टिव से बोला था, बट यहाँ पे हीट के पर्सपेक्टिव से, लेट मी थोड़ा थिंक अबाउट इट, ओके, विल टॉक अबाउट इट। ये कर लेते बड़े LCR एज ट्यूनिंग सर्किट। So I'm going to use this graph again, जो तुम्हारा Z वर्सेस ओमेगा ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ को अगर तुम I वर्सेस ओमेगा बना दो तो क्या हो जाएगा, उल्टा, है ना? करेक्ट, इजंट इट, है ना? तो LCR सर्किट में क्या होता है, इफ यू हैव LCR सर्किट, तो वी नो दैट कि सर्टेन वैल्यू के लिए, सर्टेन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए, F0 के लिए, योर आई विल बी मैक्सिमम, इजंट इट? आई मैक्सिमम का मतलब क्या है कि पावर मैक्सिमम हो जाएगा, है ना? बिकॉज पावर जो है क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू आई RMS स्क्वायर, इजंट इट? ओके, तो मैक्सिमम पावर क्या करता है ना, देखो जैसे तुमने देखा होगा कि वी यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी कैप्चर करने के लिए भी है जैसे एंटीनास, राइट, है ना? ठीक है, तो वो एंटीनास अभी तो एटमॉस्फेयर में तो काफी सारे फ्रीक्वेंसीज है, F1, F2, F3, इजंट इट? तो हमको कैसे पता कि कौन से फ्रीक्वेंसी को कैच करना है, सर्किट को कैसे मालूम पड़ता है कि कौन से फ्रीक्वेंसी को कैच करना है, ठीक है? तो वो क्या करता है, जो अपना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इट इज 1/2 पाई रूट ऑफ LC, इजंट इट? तो ये L और C का वैल्यू हम एडजस्ट कर सकते हैं, वी हैव वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल इंडक्टर, फंडा, इजंट इट? तो वेरिएबल कैपेसिटी तो होती है, ठीक है, तो वी कैन यूज अ वेरिएबल कैपेसिटर। तुमने देखा ट्यूनिंग सर्किट में, अभी तो चलो हम लोग डिजिटली करते हैं उसको, बट पहले के सर्किट्स में यू नो दोस रेडियोस यूज्ड टू हैव दोस नॉब, so you rotate that knob and then 93.5 104 FM जो करना है वो करो, ठीक है, ओके। जो तुम उसे घुमा रहे हो, ठीक है, तो यू आर चेंजिंग द कैपेसिटी, और तुम कैपेसिटी चेंज कर रहे हो तो इससे क्या होता है कि F चेंज होता है तुम्हारा, ठीक है। और जब भी वो F, जैसे तुम 93.5 चाहिए तो द मोमेंट यू सेट इट टू 93.5, बेसिकली वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को 93.5 कर देता है, मतलब उसमें क्या होगा कि सर्किट की करंट हो जाती है मैक्सिमम, ठीक है, तो वो वाला सिग्नल कैच कर लेता है। तो दैट्स हाउ सर्किट विल नो कि विच फ्रीक्वेंसी टू कैच, समझ में आया? तो वो सर्किट उस फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस में आता है, इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, ओके। अच्छा, बट इसमें भी क्या कैच है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ आई गिव यू टू काइंड्स ऑफ ग्राफ्स, जैसे देखो ऐसे दो सर्किट्स है मेरे पास, समझ लो, एक सर्किट ऐसा कुछ है जिसका I वर्सेस
फ्रीक्वेंसी ग्राफ ऐसा है और एक सर्किट ऐसे दिया है, ग्राफ इज लाइक दिस, ओके, I versus ओमेगा ग्राफ, एंड दिस इज योर ओमेगा डॉट एफ नॉट या ओमेगा डॉट, ओके, एफ नॉट ओमेगा डॉट, ठीक है। फर्स्ट सेम फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये भी 93.5, ये भी 93.5, मेरा चैनल 93.5 के ऊपर है, ठीक है, ओके। फॉर द सेम फ्रीक्वेंसी विच सर्किट इज बेटर, इफ आई हैव टू आस्क यू, ओके, कि विच वन इज बेटर, तो मतलब कौन सा सर्किट को सिलेक्ट करना चाहिए, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे हाथ में, ठीक है। दूसरा एक और क्वेश्चन है क्या कि देखो जैसे फॉर एग्जांपल 93.5 एफएम होता है, उसके बाद 104 एफएम है, ठीक है, 98 पॉइंट कुछ तो है, 2 है, 3 ऐसा कुछ है, राइट, ठीक है। तो दो चैनल्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए, मुझे कैसे पता, समझ में, ऐसा होता है कि 93.5 एक चैनल है, उसका 93.6 भी एक चैनल है, ऐसा हुआ है क्या कभी रेडियो में, ऐसा हुआ है क्या 93.5 पे कुछ गाना बज रहा है और 93.6 पे, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता ना, मतलब दे असाइन अ सर्टेन बैंडविड्थ टू अ चैनल, उनको पता है कि हमने 93.5 बोला है, बट सी रियलिटी में तो देखो ना, अगर तो थोड़ा पहले से सर्किट एक्टिव रहता है, तो देखो मतलब कि वो 93.5 पे तुम सेट करो, उसके पहले थोड़ा सा सिग्नल पकड़ना चालू रहता है, राइट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना कि वी गेट समथिंग कॉल्ड एज बैंडविड्थ। अब वो बैंडविड्थ कितना होगा वो तुम्हारे टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितना अच्छा तुम्हारा टेक्नोलॉजी है, बहुत पुराना, मतलब इफ यू हैव गुड ट्यूनिंग सर्किट्स, ठीक है, तो हम बैंडविड्थ कम भी कर सकते हैं, ओके। जैसे हम बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारा 93.5 एफएम है, ठीक है, तो तुमको बैंडविड्थ सिर्फ इतना ही मिलेगा, मतलब तुम्हारा जो भी सिग्नल है तुमको 93 से 94 के बीच में छोड़ना है, ठीक है। पर अगर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा नहीं है, मतलब और गुड, तो प्रॉब्ली माय सर्किट इज नॉट दैट गुड ट्यूनिंग, अच्छे सर्किट्स नहीं है हमारे पास, तो 93.5 के लिए शायद ज्यादा बैंडविड्थ देना पड़ सके कि भाई 92 से लेके 96 तक इसके पास रहने दो। अब जो भी अलॉटमेंट करना है उसको उसके आगे देना पड़ेगा, मतलब मेरा जो बैंडविड्थ जा रहा है, समझ लो यहाँ पे कुछ दो कितना चला गया, यहाँ पे 2.5 जा रहा है ना, 2.5, तो मतलब समझ लो 2, इमेजिन करो 2 का हमने गैप दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सिग्नल लूंगा यहाँ पे 2 और 2 का गैप होना चाहिए, तो मतलब 2 गैप, मतलब यहाँ पे 90 अगर है ना, 98 भी 98 रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 का गैप मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ, तो मतलब अगर एक 93 है तो डायरेक्ट 98 देना पड़ेगा मुझे, ऐसा कुछ, ठीक है, बिकॉज आई वांट दैट गैप यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, हाँ ऐसे बोल सकते हो, बैंडविड्थ दैट एरिया, तो एक वी allocate पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज टू अ पर्टिकुलर सर्किट, ठीक है, दैट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज बैंडविड्थ, समझ में आ रहा है क्या, एंड हाउ डू आई कैलकुलेट बैंडविड्थ, दैट डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी, ठीक है। हमारे टेक्स्ट बुक्स पे जो हम रेफर कर लेते हैं वो रेफर करते हैं हाफ पावर पॉइंट, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर ये अगर क्या है, यहाँ पे पावर मैक्सिमम है, ओके, इसको पी मैक्स पॉइंट बोलते हैं हमने अगर, ओके, तो वील टेक बैंडविड्थ फ्रॉम, जनरली वी टेक बैंडविड्थ फ्रॉम अपने सिलेबस में हाफ पावर पी मैक्स बाय 2 से ले लेते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं कि सर्किट को आप समझो पी मैक्स बाय 2 से बैंडविड्थ कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कोई एकदम स्टैंडर्ड भी नहीं है ये, ओके, आई विल गो विद द स्टैंडर्ड दैट वी फॉलो, इट कैन बी पी मैक्स बाय 3 आल्सो, इट कैन बी पी मैक्स बाय 9 आल्सो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ सर्किट यू हैव। पी मैक्स बाय 9 मतलब यहाँ इतना ही बैंडविड्थ दे रहे हो तुम, समझ में आया, तो तुम्हारे एफिशिएंसी तुम्हारे टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है कि तुम कितना बैंडविड्थ रिजर्व करना चाहते हो, समझ में आया क्या, तो वील गो विद द स्टैंडर्ड थिंग, ओके, व्हिच इज पी मैक्स बाय 2, so this will be my omega 1, this will be my omega 2, and this thing will be called as bandwidth, delta omega बोलते हैं इसको, समझ में आया क्या, ओके। अब देखो तुम, अब थोड़ा बैंडविड्थ का आइडिया आएगा कि ये ग्राफ में देखो और ये ग्राफ में देखो, ठीक है, तो यू अंडरस्टैंड ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा बैंडविड्थ देना पड़ेगा, समझ में आ रहेगा, और यहाँ पे बैंडविड्थ थोड़ा कम है, ठीक है, इसको बोलते हैं सिलेक्टिविटी, हम इसको सिलेक्टिविटी बोलते हैं, ओके, तो सिलेक्टिविटी इसका अच्छा है, ठीक है, और इसका सिलेक्टिविटी खराब है क्योंकि ज्यादा बैंडविड्थ रिजर्व करना पड़ रहा है इसके लिए, समझा ना, तो ये सर्किट को, ये सेम फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए ज्यादा बैंडविड्थ लग रहा है, ठीक है, और ये सर्किट को सेम फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करने के लिए कम फ्रीक्वेंसी लग रहा है, कम बैंडविड्थ लग रहा है बोल सकते हो, आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। सिलेक्टिविटी को मेजर करने के लिए वी हैव अ टर्म कॉल्ड एज क्वालिटी फैक्टर, तो एक टर्म है जिसको हम यूज कर रहे थे व्हिच इज कॉल्ड एज क्वालिटी फैक्टर, और इट्स अ वेरी सिंपल क्वालिटी फैक्टर, तो इसको जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इसका, उसको ऐसे डिफाइन कर लेते हैं लोग, इट इज डिफाइंड एज क्यू फैक्टर इज डिफाइंड एज इज इक्वल टू ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ठीक है, एंड विल ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस बैंडविड्थ, हम उसका निकालने वाले का क्वेश्चन है, और बट वैल्यू देखो मुझे पता है क्या आता है, इट्स 1/r रूट ऑफ L/C,
ये तो हमने निकाला है राइट, ओमेगा नॉट, वी हैव ओमेगा नॉट का वैल्यू राइट, हमने पहले निकाल के रखा है क्योंकि ये एफ नॉट है ना तो ओमेगा नॉट भी मिल जाएगा इससे, हाँ 1/√LC, ठीक है। तो वी हैव ओमेगा नॉट का वैल्यू, बट वी हैव टू सी कि व्हाट डू वी गेट फॉर डेल्टा ओमेगा, इज मेकिंग सेंस, ठीक है। ओके, विल गेट दैट, विल कम टू दैट आल्सो। ओके, देयर इज वन मोर वे ऑफ डिफाइनिंग इट, इसको कोई एक्सेल अपॉन आर भी लिख लेते हैं शायद, आई थिंक उससे भी आ जाता है ना, आएगा क्या देखो, इसको हटाते हैं, एक्सेल, इसको एक्सेल अपॉन आर लिखा तो आएगा क्या आंसर, सेम एक्सेल क्या होगा, ओमेगा एल अपॉन आर, एंड व्हाट इज ओमेगा, इट इज 1/√LC L/R, आर है ना, आर, ठीक है। तो बहुत सारे रूप में इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, एक्सेल लिखो या एक्सी लिखो चलेगा, मतलब है ना, we can एक्सेल एक्सी बोथ बिकॉज एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो ये देयर आर टू वेज ऑफ डिफाइनिंग द सेम थिंग, ओके, दिस मेक्स मोर सेंस एक्चुअली बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि मतलब ये क्वालिटी फैक्टर क्या है, इतना ओमेगा नॉट ज्यादा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, और डेल्टा ओमेगा कम से कम होना चाहिए, मतलब जितना शार्पर द कर्व, ठीक है, इसको शार्पनेस ऑफ कर्व भी बोलते हैं अपन, ठीक है। तो शार्पनेस ऑफ कर्व बोलो, क्वालिटी फैक्टर से जज करो, या सिलेक्टिविटी बोलते हैं, मतलब शार्पनेस ऑफ कर्व को तो सिलेक्टिविटी बोलो। तो मतलब इफ आई हैव टू ऑप्शंस वर्सेस दिस कर्व वर्सेस दिस कर्व, आई विल ऑलवेज गो फॉर दिस। जितना ज्यादा ये पीक बड़ा होगा कंपेयर टू द बैंडविड्थ, ये कम से कम होना चाहिए और ये ज्यादा होना चाहिए, तो दैट सर्किट इज बेटर फॉर ट्यूनिंग। डू यू एग्री? समझ में आया क्या? अच्छा ठीक है, लेट्स ट्राई टू गेट दिस वैल्यू आल्सो। ये निकाल पाएंगे क्या अपन? इफ यू हैव टू फाइंड दिस डेल्टा ओमेगा का वैल्यू,